हर हर महादेव साथियों। देखो, एक तो क्या है कि पढ़ने के बारे में सबसे बड़े बच्चों की शिकायतें आ रही हैं कि गुरुजी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे याद नहीं होता। हमने कई बार देखा है, बहुतों बार देखा है कि कितना ही पढ़ ले याद नहीं होता। एक तो ये शिकायतें बार बार आ रही हैं। तो इसका समाधान मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर वो ये सोच रहा है कि अपन 4-5 बार पढ़ रहे हैं और उसके याद हो जाए, तो दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़ ले और उसके याद हो जाए। 2, 4, 5 बार से केवल वही बातें याद रहती हैं जो केवल इंटरेस्टिंग हो। बहुत मज़ेदार रोचक कहानी की अगर बात की जाए तो वो 1 बार से याद हो जाती है। आपको मूवी के रूप में कोई चीज़ें मैंने आपको बताई, आपके माइंड में अगर मैपिंग हो जाती है तो वो 1 बार से भी याद हो जाएगी। लेकिन अगर आप पढ़ाई करते हो तो पूरी मैपिंग नहीं हो सकती, उसमें बहुत से डाटा होते हैं। इतने डाटा होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं उनका अभ्यास करना पड़ता है। आप मेरे को ये बताओ, मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, ना याद करने वाली बात को, जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ बैठे बच्चों में, मेरे को ये बताओ कि कितनों को हनुमान चालीसा आती है? 5-7। अच्छा, आप ये बताओ 7 जने, आपने कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ी होगी? पता नहीं। फिर भी एक अनुमान बताओ कि कितनी बार पढ़ने के बाद में याद हुई? 3-4 महीने। तुम्हारे एक दिन में 5 बार पढ़ा तो कितनी बार पढ़ने पर याद हुआ? लगभग 2-3 महीने। तुम्हारा 10 दिन में। और किसने हाथ खड़ा किया था? नवरात्र में 9 दिन पढ़ा, 9 दिन में याद हो गई। तो ये तुम्हारे माइंड की क्षमताएं, ये 4 बच्चों ने बताया मेरे को। तो इन चारों बच्चों की क्षमताएं अलग अलग हैं। एक को 3 महीने 5 बार कंटिन्यू पढ़ने से याद हुई, एक को केवल 9 दिन पढ़ने से याद हो गई, एक को केवल 10 दिन से याद हुई है और एक को केवल 1 महीने से याद हुई। तो ये हर किसी के मस्तिष्क की क्षमता होती है कि कोई आदमी का ध्यान, चित्त और पढ़ने का लगन, ताकत कितनी है। मैं एक मंत्र दूं तो वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति पर कार्य नहीं कर सकता, किसी भी व्यक्ति पर कार्य नहीं कर सकता। तो मैं अलग अलग मंत्र देता हूं, लेकिन एक बात में, एक सूत्र में देता हूं। वो सूत्र जो तुम्हें याद रखना है, आप सभी एक किसी भी धार्मिक ग्रंथ को लो और उसका वाचन करो और आप अपनी क्षमता को परखो कि कितने दिन बाद में वो तुम्हारे मुगजमानी याद हो जाता है। अगर आप बड़ा धार्मिक ग्रंथ नहीं लेते हैं तो सबसे छोटी हनुमान चालीसा ले लो। अगर आप हनुमान चालीसा नहीं लेते हैं तो गीता का कोई पाठ ले लो, 3रा अध्याय ले लिया, कर्म योग ले लिया, ज्ञान योग ले लिया, 9वां अध्याय राजयोग ले लिया, कोई सा भी एक ले लो। संस्कृत का वाचन करो, या कोई भी जो आपका, जैसे मान लो गणेश वंदना है, गणेश स्तुति, मुदा कराते मोदिकम सदा विमुक्ति साधिकम कलाधरावतंसकम विलासी लोक रक्षकम। इसको रट लो पूरे को। आपको ये मुगजमानी बिना देखे कितने दिन में याद हो जाती है। गीता को रटो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। पूरा अध्याय आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, चाहे आपको दुर्गा पाठ करो, आई गिरि नंदिनी नंदित मोदिनी विष्णु विनोदिनी नंदिनी ते गिरिवर। अगर एक, यानी आपको एक, चाहे आप संभो का करो, चाहे पंचकार शब्द करो,
नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबर। अब ये जो वाचन मैं कर रहा हूं इसके लिए मैंने भी लगभग 1.5 से 2 महीने तपस्या की है, तब जाके ये मेरे सस्वर बहुत सी चीजें याद होगी। मैं कोई ब्राह्मण कुल से नहीं हूं, लेकिन ये अभ्यास जब मैंने बार बार किया, 2 कई में मेरे को 3 महीने भी लगे, कईयों में 6 महीने भी लगे, लेकिन वो याद होगी। जब मेरे ये याद होगी तो मेरा आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया कि मैं इसको याद कर सकता हूं। तो पहली चीज तो आपकी क्षमताओं को आपको पता होना चाहिए। अगर आप झूठ बोल रहे हो, भाई मेरे से झूठ बोल दो मैं तो 5 दिन में रट लेता हूं, तो वो आपका झूठ है, वो आपको ही नुकसान देगा। क्योंकि 5 में फिर आप मेरे को तो झूठ बोल दिए, वहां पे 5 में आप याद नहीं कर सकते किसी भी पाठ को, क्योंकि 5 बार में या 10 बार में कोई आदमी पाठ को याद कर रहा है तो मैं सोचता हूं वो बहुत जीनियस आदमी है, बहुत जीनियस आदमी है, उसे फिर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत मोर इंटेलिजेंट है। मैं मानता हूं कम से कम 40-50 बार अगर कोई आदमी पाठ करता है तब जाके उसके कंठस्थ होता है और वो कर सकता है। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के लिए आपका टाइम है, पूरा टाइम ही पढ़ाई के लिए है। गुरुजी 50 बार कैसे करें? तो 2-3 चीजें इसके अतिरिक्त और याद रखनी है। एक तो वाचन, यानी स्मरण, आपको पढ़ना है, याद नहीं करना। क्या करना है? केवल पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? जितनी आपकी क्षमता है। एक बार आप इस क्षमता को कैसे देखेंगे? आप इस क्षमता को जांच करेंगे। आप किसी भी एक पाठ को पढ़ेंगे, अब मेरे कहने के बाद में अपने जीवन में कोई भी एक पाठ लेंगे और उसे पढ़ेंगे, उसका सस्वर वाचन करेंगे, आपके 10 दिन में याद होता है, 20 दिन में होता है, 30 दिन में होता है। वो आपकी क्षमताएं, आप 1 महीना और लगा लो अपनी जिंदगी में, आपको अपनी क्षमताओं का ज्ञान हो जाएगा। हनुमान चालीसा पुरानी होगी, कोई और ले आओ, दुर्गा चालीसा ले आओ, शिव श्रोता दो, कोई भी एक ले लो, क्योंकि संस्कृत का तो एक पाठ, हनुमान चालीसा इनका एक अध्याय वो बराबर होता है। ठीक है, कोई भी छंद की आप करोगे तो छंद थोड़ा जटिल होता है संस्कृत का। एक बेसिक थ्योरी जो मैंने आपको बताई है, इसके बाद मैं कभी नहीं बताऊंगा कि पढ़ाई कैसे करनी है। इस वीडियो को ढंग से देख लेना, आप इस बात को बहुत अच्छे से देख लेना कि अगर आपको अपनी क्षमताएं नहीं पता तो आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या अर्थ है उस पढ़ाई का? उसका कोई अर्थ नहीं है। आपको अगर यही नहीं पता कि कितने दिन में याद होगा, अगर तो फिर आप 2 दिन पढ़ के कहोगे गुरुजी मेरे तो याद ही कौन है। अरे याद कैसे होगा? आपकी क्षमताएं 50 बार से याद हो रहा है और आप पढ़ रहे हो 10 बार। तो अगर आप 50 बार नहीं पढ़ सकते तो पढ़ाई को छोड़ दो। भाई आपके पास इतना समय नहीं है तो आपको भी पता है फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि तब तक तो याद होगा नहीं। और जब तक आप इतनी मेहनत, एक चीज, इसके अलावा 3 चीजें और बेसिक है। ये तो मैंने वाचन की बताई, स्मरण की बताई, अंतिम स्टेज। इसमें 3 चीजें और अहम आपके योगदान देंगी। पहला होता है श्रवण। क्या होता है? श्रवण। पहला स्थिति होता है श्रवण, यानी सुनना। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप उसको एग्जैक्ट नहीं सुनते हो, सच रूप से नहीं सुनते हो ना, तो भी आपको पढ़ाई त्याग देनी चाहिए, तो भी आप कोई चीज अर्जित नहीं कर सकते। शुद्ध रूप से कोई अगर बोलता है या फिर अशुद्ध भी बोलता है तो आपको चीजें सुनना आना चाहिए, उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। वो कह रहा है उस वक्ता का अर्थ समझ में आना चाहिए, आपका नहीं। आपके अंतर्मन में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। इसके अंतर्मन में अलग बात है, इसके अंतर्मन में अलग बात है, तो सबका अंतर्मन अलग है। तो आपके अंतर्मन से मत समझो, यह सोचो कि वक्ता क्या कहना चाह रहा है, इसका उद्देश्य क्या स्पष्ट है। तो वक्ता की बात अगर आपके समझ में नहीं आती, जैसे मैंने बोला कि हरक बिनोड़ा और आपने लिखा है कर विनोड़ा, कर कै पहले लगा दिया तो ये उल्टा हो गया, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सुनने के बाद में दूसरा होता है वाचन। वाचन आपका शुद्ध होना चाहिए, और वाचन आपका शुद्ध तब होगा जब आप संस्कृत के श्लोकों को बहुत बार उच्चारित करेंगे, तब आपके शब्दों में शुद्धता आएगी। आप कहेंगे गुरुजी हमारे को संस्कृत आती नहीं,
कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े? तो आप YouTube पे जाइए, वहाँ पे जाके सर्च कीजिए शिव तांडव स्रोत, उसको 10-20 बार सुनिए, 50 बार सुनिए। आप वहाँ पे जाके कीजिए द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोतम, उसको सुनिए, जटिल शब्दों को देखते रहिए, वहाँ पे चलता रहेगा और सुनते रहिए। 10-20-50 बार में तुम्हारे को वाचन आ जाएगा। फिर उसके साथ धीरे 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 करने। जैसे गाना आपको कैसे आ जाता है? क्योंकि अपन बार बार सुनते फिर कहते झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। तो वो बार बार जब वो गा रहा है, वो माइंड पे एक बल उत्पन्न कर देता है और बल के द्वारा हम फिर उसको वाचन कर देते हैं। तो वाचन अगर आपका शुद्ध रूप से नहीं हो रहा तो मानो आपकी उतनी क्षमताएं कभी नहीं होंगी, आप पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे। आप इसको छोड़ दीजिए पढ़ाई को और दूसरे पेशे में कार्य करें। 2 चीज। तीसरा है लेखन। लेखन जैसे मैंने कल बोला, तो अब मैंने ये शब्द जो लिखे हैं, कल मैंने पढ़ाया, मेरे को नहीं लगता कि किसी भी लड़के ने एग्जैक्ट ऐसे कैसे लिखे हैं। एक भी लड़का या लड़के ऐसे नहीं है, यहाँ 50 बच्चे बैठे हैं जो ये दावा कर सके कि सर मेरे एग्जैक्ट ऐसे लिखे हैं जैसे आपने लिखा है। पिछले एपिसोड में जैसे हमने देखा राजस्थान के रीति रिवाज, तो सामाजिक प्रथाएं और उनको रोकथाम के लिए प्रयास हमने देखे। जैसे शाखा 11.5 शाखा हुए थे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे। सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, सागड़े प्रथा, बंधुआ मजदूरी, नाता प्रथा, बाल विवाह, कन्या वधुआ, समाधि प्रथा हुआ, पुनर्विवाह, दहेज प्रथा, डाकन प्रथा, डावरी या दासी, त्याग प्रथा। फिर उसके बाद में हमने 16 संस्कार देखे जन्म से लेकर मृत्यु तक, जिनमें गर्भाधान, पुष्पवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्रसान, प्रासन्न, जूड़ा कर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, सीमंतोवन और जिसे दीक्षांत कहते हैं, विवाह और अंत्येष्टि। फिर हमने गमी की रस्में देखी और फिर वैवाहिक रस्में। गमी की रस्मों की बात की जाए तो बैकुंठी सैया, यानी इसका डिटेल से मैंने आपको कल पढ़ा दिया। लोपा जो अग्निदाह करते हैं, बखेर, आदेटा, सांतरवाड़ा, फूल चूड़ना, मोसर या नुक्ता खर्ची, पगड़ी, जोसर, दोवनिया और तुम्हारा श्राद्ध या ओख, एक ओख भी होता है वो भी। अब आता है वैवाहिक रस्में। वैवाहिक रस्में हमने सगाई या चिकनी कोथली से चालू की, फिर रियात, रीत के अलावा हमने देखा टीका, रियाण, पीली चिट्टी, इकताई, हलदायत की पूजा, बिंदोड़ी, मुगदना, मोड़ बांधना, बरी पडला, बत्तीसी नूतना, निकाशी, भात, कुंवारी जान का भात, परणी जान का भात। फिर उसके बाद में बहुत सी चीज़ें देखी, इसके अतिरिक्त भी कम से कम 25-30 रीतें और देखी। फिर हमारे ये पॉइंट छूट गए थे, सामेड़ा, सामा, ये मिलते मिलते थे। सामेड़ा किसे कहते हैं? सामेड़ा होता है मधुपर्क, मधुपर्क। इसमें मैंने आपको बताया कि जब कोई बारात जाती है तो वधु पक्ष वाले उनके सामने जाके उनका स्वागत करते हैं। फूफा जी, मामा जी सभी चले जाते हैं, नमस्कार साहब आओ। वो सामेड़ा होता है। सामा अलग है कि जब दूल्हा शादी करके जाता है तो दूसरे दिन उसको गद्दी पे बैठा देते हैं और जो औरतें हैं वहाँ की वधु पक्ष की वो उसका दर्शन करती हैं, वो सामा होता है। एक हरक बिनोड़ा बताया और एक हत बोलना बताया। हत बोलना जो है, हत बोलना ये होता है जब भी वधु आती है तो उसका पहला परिचय कराते हैं उसकी सास से, उसका मुंह दिखाई करता है और उसको नेक दी जाती है, वो हत बोलना होता है। और एक हरक बिनोड़ा होता है। श्री माड़ी, जो माड़ियों में एक होते हैं श्री माड़ी, उनमें पहली लड़की की जब शादी होती है तो उसमें क्या करते हैं, चावल और लापसी खिलाते हैं, वो हरक विनोड़ा हो गया। एक होता है ओझण और एक होता है जनोठण। ओझण क्या होता है? जैसे शादी होगी तो शादी के बाद में जो दहेज दिया जाता है उसे कहते हैं ओझण। और जनोठण की बात की जाए तो वर पक्ष की, आप इसको किसी को मत लिखो क्योंकि मैं सब चीजों को लिखाऊंगा जो मैंने नहीं लिखाई। मेरे को मालूम है आप लिख के कुछ नहीं काट सकते। जनोठण की बात की जाए तो वर पक्ष क्या है, भोजन देता है। वधु पक्ष को जो भोजन देता है वो जनोठण कहलाएगा। जैसे वधु पक्ष को कब कब देता है? एक तो वो देता है जब टीका उकाता है तो वो लेके आते हैं, तो वो तो अभी प्रचलित हुआ है। पहले के ज़माने में 2, 4, 5 आदमी आते थे, अब तो पूरी बारात ही आती है वधु पक्ष की तरफ से भी और वर पक्ष की तरफ से। एक बारात उधर से आती है, एक बारात इधर से जाती है। पहले के ज़माने में वर पक्ष वाले
एक अवसर पर पूरे आते थे, वधु पक्ष वाले एक पक्ष पर। एक होता था मायरा और एक होता था दूसरा, जिसे अपन कहते थे ये बच्चा जब पैदा होता है पेज, भात या पेज, इनमें ही पूरे पक्ष वाले आया करते थे। आजकल तो जब आए जब मन मुंह उठा के आ जाते हैं। तो भात और पेज ये आज भी पारंपरिक प्रचलित है, प्रथाएं हैं। तो उनमें जो भोजन दिया जाता है पेज के दौरान, पेज ससुराल वाले भरने आते हैं, उस दौरान जो भोजन दिया जाता है वो क्या कहलाता है? जनोट। एक होता है कन्यावल। कन्यावल जो जैसे वधु का जो पिता होता है, उसका जो मामा फूफा या जो भी संबंधी भाई, बड़ा भाई, वो उपवास रखता है जब तक उसका कन्यादान नहीं किया जाता, वो कन्यावल होता है। और बिनोटा, बिनोटी, ये दुल्हन के और दूल्हे के जो जूते होते हैं इनको बिनोटा कहते हैं। ये पिछले एपिसोड में अपना कंप्लीट हो गया, आज हम ये पढ़ेंगे। तो पढ़ने के तरीके में अब मैं वापस अपने टॉपिक पर वापस लौटता हूं। पढ़ने के तरीके में मैंने आपको बताया कि आपको अपने स्मरण शक्ति का ज्ञान होना चाहिए कि कितनी बार पढ़ने से आपके याद होगा। इसका मैंने उपाय बताया। आप सभी अपनी स्मरण शक्ति को चेक करने के लिए एक बार कोई भी पाठ लेंगे, उस पाठ का सस्वर वाचन करेंगे। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, हर आदमी की क्षमताएं अलग होंगी। अभी मैं कह दूं 21 बार पाठ कर लो, नहीं होगा। तो उसको, क्योंकि ये काल आपका जो है वो पढ़ाई का काल है। आपको अगर घर वालों ने छोड़ा है तो केवल पढ़ने के लिए छोड़ा है, और पढ़ने से ही आपका आत्मिक और मानसिक विकास होगा। इस दौरान अगर तुमने अदर चीजें हमेशा जीवन भर चलेंगी, आपके अनुभव जीवन भर चलेंगे, आप कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अध्ययन का जो ये काल है इसको अध्ययन में ही डुबो। जब आप चीजों को बारंबार पढ़ेंगे, मैंने देखा बहुत सी चीजों में देखा, मेरे को इस बच्चे ने बताया तो ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि इन्होंने 2 महीने 5 बार पढ़ा, यानी 2 महीने में 60 दिन इंटू 5, 60 पंजे 300 बार पढ़ा, फिर याद हुआ। मैं शायद इस क्षमता पे मेरे को थोड़ा यकीन नहीं हो रहा। अगर ये 51 बार भी पढ़ लेता तो लगभग एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में निष्कर्ष निकला था कि 51 से 101 तो वो स्थिति होती है, 101 बार अभ्यास कराया जाए तो एक डल आदमी होता है ना, वो भी उस कार्य को बोल देता है, उस कार्य को कर लेता है। 51 बार जो बहुत मध्यम हो वो बालक कर देता है, मध्यम बल, और जो इंटेलिजेंट बालक है, अच्छा किस्म का बालक है, वो 21 से 30 बार के बीच में कर लेता है। उसके ऐसे मुग्जमानी याद हो जाती है 21 से 30 बार में। और जो बहुत सुपीरियर जीनियस आदमी होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल लगभग 140 से ऊपर होता है, आइंस्टीन टाइप के, वो लगभग 8 से 10 बार उनका रिपीटेशन होता है। हालांकि वो रिपीटेशन पढ़ना तो कम करते हैं, लेकिन उनका माइंडली रिपीटेशन चलता रहता है। कैसे कि जैसे उनका क्या होता है कि दिमागी प्रोसेस सेंसर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे उन्होंने पढ़ा, जैसे इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, तो संभवतः इन्होंने फिर पढ़ के उसको छोड़ दी, फिर उसके बारे में सोचा ही नहीं। अगर आइंस्टीन होता उसको पढ़ता तो वो उसको फ्रेम ही करता रहता पूरे दिन, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसके बाद में क्या आया था ये सोचता ही रहता। तो इनका सेंसेज, भाई दिमाग तो एक ही है, ये तो एक है, 1.5 किलो, काट लो इसको, तोल लो आप, सबका 1500 ग्राम ही है। दुनिया के तमाम लोगों का 1500 ग्राम है। बस अंतर क्या है कि माइंड की फ्रेमिंग ज्यादा करते हैं वो चीजों को। अब आप माइंड में फ्रेमिंग और बातों को करोगे तो आपका दिमाग वहां चलेगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो आपकी क्षमताएं आप याद करो, और इसके साथ 3 इंद्रियों को विकसित करो। श्रवण है, शुद्ध रूप से सुनना। दूसरा वाचन, शुद्ध रूप से बोलना। तीसरा लेखन, लिखना। और अंतिम मनन। अगर आप मनन करोगे, किसी बात को बार बार सोचोगे, अपन ने पढ़ा था, ये पढ़ा था, तो आपकी स्मरण क्षमता ज्यादा होती जाएगी, ग्रहित क्षमता ज्यादा होती जाएगी। उस टाइम तुम ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारे मनन से तुम्हारी क्षमताएं ज्यादा हो जाएगी। कम बार पढ़ने पे याद हो जाएगा तुम्हें। मनन, बहुत कम लोग जो मनन करते हैं
उनमें बहुत ज्यादा पढ़ने पर याद होता है। बहुत लोग देखा करो तुम ऐसे चलते रहते हैं एकदम जीरो से, क्योंकि उनका मनन क्षमता चलती रहती है। तो ये मेरे से एक बच्चे ने, 2-3 बच्चों ने पूछा था, गुरुजी हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता। तो उसका मैंने बेसिक सूत्र बता दिया है। आप जाओ, एक किताब को लो, उसको पढ़ के याद करो। जैसे हनुमान चालीसा अपने चिर प्रचलित है, तो बालाजी महाराज है, पढ़ो आप उनको, और अपनी क्षमता है वहां डेट लिखो कि पहले दिन तो बोलना ही नहीं आ रहा था अपने को, क्या आप देखोगे जैसे मैं लिखा रहा हूं तो पहले दिन तो आपको लिखना ही नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। इस पे मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।